देश में आज जो है बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है और दुनिया में लोगों की कमी है रोजगार के लिए। अगर ना होती तो इतने बड़े पैमाने पे वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, जो सामान हम दुनिया से खरीदते हैं, अगर हम कोशिश करके ट्रेन करा के स्किल डेवलपमेंट करके यहीं पे बनाए, मैं आपको लिखता हूं, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, हमारे आगे घुटने टेक देंगे। एक जबरदस्त जंग संविधान के रखवालों और संविधान के दुश्मनों के बीच। जल्द से जल्द संविधान को खत्म करना है। सारे देशभक्तों का गला काट कर चील कौओं को खिलाएगा। जवानी शराब है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो कई इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर है, मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आप उन तमाम साथियों से जो काम कर रहे हैं, तो इतना आप सब लोग जुड़ेंगे, इतना मैं महापुरुषों को नमन कर लेता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु वाल्मीकि जी, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी, गुरु ज्ञानदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुलाम भारत में सामाजिक न्याय के प्रोधा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, संतराम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ब्रह्मानंद लोधी जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम, और जो वीर शासक रहे हैं देश में, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, माँ उदादेव पासी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फूलन देवी, माँ सावित्रीबाई फूले, मैं तमाम वीरांगनाओं को देश की आजादी के परवाने, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी वीर सपूत देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव साहब, तमाम जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनको भी नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो लाइव है, बेसिकली आप जानते हैं कि मेरी द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनको टीवी मीडिया के लोग भी दिखाते हैं, कभी कभी आवश्यकता अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार कभी कभी दिखाते हैं। लेकिन ये लाइव इसलिए है कि इस पर मैं वो बातें बोल पाता हूं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। सर्वप्रथम तो मैं भीम आर्मी के साथियों का धन्यवाद दूंगा, आजाद समाज पार्टी के साथियों का, क्योंकि कल मैं हरदोई गया था। हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी के जयंती के अवसर पर बहुजन संकल्प महारैली थी, और जब मैं उस रैली से लौटा तो मेरे दिल में इच्छा हुई कि समय की कमी के कारण
या कुछ और ऐसी बातें थी जिनके कारण मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं कह पाया, वो बातें मैं आपके जरिए रखूं। तो पुनः मैं टीम हरदोई का, भाई कुलदीप जी का, मूलचंद जी का, छोटे भाई करण का, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक पदाधिकारी का, उस मंडल के जिन्होंने वो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम आपने कराया, बिना साधनों के, बिना बड़े राजनीतिक नेताओं के, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। क्योंकि आपने जब कार्यक्रम मुझसे मांगा था तो आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि जब आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि वहां आपके छाने वाले कितने हैं। और मैं दिल से महसूस कर सकता हूं कि वो जो प्यार कल वहां मिला है, कोई पेड़ पे, कोई छत पे, कोई सड़क पे, कोई गाड़ी पे, कोई कहीं, और बाद में आके जब मैंने वीडियो देखी है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उस एक एक कार्यकर्ता का जो मुझसे नहीं मिल पाया, जो मुझसे बहुत दूर था, जो मुझे देखने के लिए मेरी माएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, बड़े अभिभावक, नौजवान साथी, मंच पे उपस्थित हमारे तमाम नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के तमाम हमारे साथी, मिशन 78 के साथी, अधिवक्ता सेल के हमारे साथी, मैं बहुत बहुत उनकी मेहनत को सराहता। पूरा ग्राउंड भरा हुआ था जब मैं आया, सड़कों पे कई किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे थे, मेरे साथ ही टोल से कई हजार लोग, 250 से ज्यादा गाड़ियां आपकी मुझे रिसीव करने आई थी। मैं वास्तविकता में आपकी मेहनत की दाद देता हूं और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब ये प्यार सिर्फ इधर नहीं रहेगा, उधर भी बटेगा, उधर भी समय दिया जाएगा। खचाखच भरा हुआ ग्राउंड, क्या कहने, लाजवाब। रैलियां इससे बड़ी बड़ी भी हम लोगों ने की हैं, लेकिन उस रैली का जो आनंद था, जो जोश था, जो जुनून था, वो सराहनीय था। इस साल में मैं उसके लिए जो मेहनत आपने दिल लगा के की है और एक एक पैसा जुटा के जो लोग आए, मैंने खुद देखा, बड़ी बस नहीं थी, बड़ी गाड़ियां नहीं थी, छोटे छोटे 4 व्हीलर, और उसके साथ जो है वो हमारे यहाँ उनको छोटे हाथी टाइप कुछ उस तरह की शक्ल में होते हैं, मैक्स गाड़ियां जिनको बोलते हैं, उस पर जिस तरह महिलाएं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए थे, निशब्द में इस प्यार के लिए। और इसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को जाता, प्रदेश की टीम को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की। क्योंकि आज मैं जहां तक हूं, भीम आर्मी की राष्ट्रीय स्तर की जो पूरा हमारा नेतृत्व है, उनको आजाद समाज पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, आज मैं जहां हूं ये सब उन्हीं की देन है। और बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, कर्मचारी, अधिकारी जो हम लोगों को सहयोग करते हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, एक कड़ी जो कल मुझसे छूटी, जिनका मैं धन्यवाद नहीं कर पाया, वो थे हमारे बहुजन मीडिया के साथी। जिसे कोई नहीं दिखाता, उसे हमारे बहुजन मीडिया के साथी दिखाते हैं, हमारे काम को, हमारे संघर्ष को, हमारे आंदोलन को, हमारे कार्यक्रमों को, और वो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों तक हमारी खबर पहुंचती है और उनके जरिए प्रचार का काम बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि टीवी पे तो वही दिखते हैं, कभी ये जी, कभी वो जी। टीवी पे हम कहां, कमजोर, हक वंचित समाज के लोग कहां दिखते हैं। और कल के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी। हालांकि मैं लोगों से परिचित नहीं हूं, लेकिन मुझे जानकारी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी पूरी रिपोर्ट मुझे निकल जाए। कल
कुछ कर्मचारी जो हैं, जो आए तो ड्यूटी पे थे, लेकिन वो एक शानदार काम कर रहे थे। ये हमारे लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है भविष्य के लिए, कि वो जो हमारा साउंड सिस्टम है, जब हम बोलने आए, अध्यक्ष जी बोल रहे थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। ये कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। भोपाल में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, ये मुजफ्फरनगर में भी हुआ था कि बार बार साउंड डिस्टर्ब होता। मुझे बाद में जो हमारे साथियों ने, जो इंटेलिजेंस के साथी हमारे लगे थे हमारे संगठन के, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ पुलिस के भाई थे, हालांकि मैं पुलिस के भाइयों से बड़ा प्रेम करता हूं और मैं लगातार उनकी आवाज उठाता हूं, लेकिन कुछ पुलिस के भाई थे, वो व्यक्तिगत कारण में या किसी नेताजी कहे पे या अपने अधिकारियों कहे पे, जिस तरह का कल उन्होंने कार्य किया है साउंड सिस्टम को डिस्टर्ब करने का साइलेंट मोड पे, हालांकि हमारे साथियों की नजर उन तक चली गई। वो हमारी रिपोर्ट में जब कल रात में आया तब मुझे पता लगा, क्योंकि सब चीजों की रिपोर्ट बनती है, किसने कितनी मेहनत की, किसने क्या किया। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जो हमारा रक्षक है, हमारा सुरक्षा कवच है हमारी पुलिस, क्या उनके साथी ऐसा कर सकते हैं? क्या वो वास्तविकता में पुलिस के साथी थे, कोई और थे जो पुलिस के रूप में वहां खड़े थे? ये बड़ा चिंता का विषय था मेरे लिए। तो मैं आगे से अपने साथी से कहूंगा कि जहां साउंड सिस्टम लगा हो, जहां से हम अपनी पूरी बात को रख सकते हैं, उसकी निगरानी आप लोग आवश्यक करें, क्योंकि आगे 4-5 रैलियां हैं। अभी हम लोग उत्तराखंड में भी रैली करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी हमारी शुरू हुई होंगी। आज ही मेरी प्रभात जी से और हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी, उनसे मेरी बात हुई है। बहुत जल्द हम वहां भी रैली करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अचंभा का किस्सा मेरे सामने आया था रिपोर्ट में, और उन्होंने मुझे कुछ उसके तथ्य भेजे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे अगर पुलिस के साथी ही इस तरह की चीजें करेंगे तो ये तो खराब हो जाएगा, तो लोकतंत्र पर सीधा हमला हो जाएगा। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मैं मान भी नहीं पा रहा हूं, मगर क्या करूं, रिपोर्ट में है तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे उन्होंने उनके बारे में बताया है, पूरा जानकारी दी है कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कार्यक्रम में ये जो अव्यवस्था हुई साउंड की, बार बार डिस्टर्ब क्यों हुआ, तब उन्होंने मुझे बताया कि हमने जब देखा तो हमने देखा कि 2 पुलिस के साथी बार बार तार को पैर से खींच रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर वजन डाल के उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का काम हमने सहयोग करना है, क्योंकि हमने परमिशन लिए, ना कि डिस्टर्ब करना। ये बड़ा गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। आगे से हम लोग निगरानी करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक साथियों से मेरा आग्रह है, जहां भी कार्यक्रम हो वो अपनी जो है वॉलंटियर की टीम, और मैं वॉलंटियर की टीम जो है उसको लगाए वहां। और मैं वॉलंटियर साथियों का भी धन्यवाद नहीं कर पाया था कल, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि वहां जगह नहीं थी, फिर भी मेरे भाइयों ने कितना प्रयास किया। यार मैं क्या आपके सम्मान में कहूं, जो काम बड़े बड़े दल नहीं कर पाते, बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं कर पाते, आपकी हिम्मत, हौसले की मैं क्या दाद दूं। मैं आज किसी से बात कर रहा था, एक सज्जन से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, आप कमरे में बैठ के कोई भी फैसला ले सकते हो, लेकिन कमरे के बाहर जाके आप देखना कि आपके लोग आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो माएँ जो खेतों में काम करती है, कंपनियों में काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, घरों पे रहती हैं, जो अपने बच्चों के लिए अच्छे सपने देख रही है, उन माओं के, उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, जो आप में अपना नेता देखते हैं, आपके वो भाई जो आपके लिए एक आवाज पे खड़े रहते हैं, ठंड की परवाह नहीं करते, कैसे कैसे एक एक पैसा जुटा के तेल की व्यवस्था करते हैं अपने मतलब मेहनत की कमाई से, अपनी पॉकेट मनी से, और आपके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और दौड़ते हैं जी जान लगा के, 3-3, 2-2 करके। हालांकि मैं उनसे आग्रह करता हूँ हेलमेट पहना करो, आराम से चला करो, मेरे लिए आप ही सब कुछ है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन मैं क्या कहूं, कि कैसे बयां करूं, कि जिसने भी रैली को देखा उसने मुझे जरूर जो है, जब मैंने स्टेटस पे लगाई, ये मैसेज भेजा कि भाई शानदार। लेकिन मैं उनको क्या पता कि ये होती कैसे। इसके लिए मेरे नौजवान साथी कितनी मेहनत जुटाते हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता, नेता कितनी मेहनत करते हैं। किसी को नहीं पता ना, सबको रैली दिखती है, उनकी मेहनत नहीं देखती कि वो कितनी मेहनत करते हैं। यार शब्द कम पड़ जाएंगे आपके सम्मान में, मगर सम्मान के बाद आप काम करना मत बंद कर देना।
रैली आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अब आपसे आग्रह कर रहा हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के या हिंदी भाषी किसी भी प्रदेश के, समय बलवान होता है और आपके सामने इस समय करो मरो की स्थिति है। घर से निकलो, काम करो, भाईचारा बनाओ बहुजन समाज में, SC ST OBC मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई भाइयों में भाईचारा बनाओ। अगर आपके अंदर स्वाभिमान सम्मान से जीने की आग जो है लगी हुई है, अंदर जोश जुनून है, तो जब तक आप भाईचारा नहीं बनाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो निकलो, बूथ कमेटियां बनाओ, भाईचारा कमेटियां बनाओ, घर से निकलो, काम करो, 1 घंटा 2 रोज। मैं आपको विश्वास कर रहा, आपके इस 1 घंटे में मैं अपना पूरा जीवन जो है निछावर कर दूंगा, अगर आप 1 घंटा काम करने के लिए तैयार हो। मुझसे तो आप जो मांगोगे, जो आप कहोगे। देखो मेरी एक बात आप जानो, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया क्योंकि कोई और कुछ देना नहीं चाहता था। मैंने आपको कई बार बता दिया वोट का अधिकार कैसे मिला है। और बाबा साहब ये मानते थे कि कोई हमें आसानी से कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमें तो तमाम हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तो इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार सबको दिया। कल हमारे लोग वोट के हथियार को समझ के, वोट के अधिकार को, वोट के हथियार को समझ के और अपना भाईचारा बनाएंगे, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, और राजकाज में आके, और वो सिर्फ अपना भला नहीं करेंगे, अपने समाज का भला करेंगे। अंतिम व्यक्तित्व को भी पॉलिसी बना के, नीति बना के, जैसे हम लोग कल जिस तरह की हम डिमांड करें, हम एजुकेशन को बहुत आसान करेंगे हर किसी व्यक्ति के लिए। और इवन आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं को, उनको और उनके हितों को, उनके परिवारों के हितों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ेंगे कि DM SSP IG DIG DGP ADGP तमाम, और चीफ सेक्रेटरी से लेकर गांव के जो सचिव है, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी, उसके बच्चों, उनके बीच में जितने अधिकारी आते हैं, टॉप मोस्ट अधिकारी स्टेट के, उन सबको, और मुख्यमंत्री से लेके और गांव के प्रधान और पंचायत का जो सदस्य, उन तमाम बीच में जो कड़ी आ रही है, उन सबके बच्चों की एजुकेशन को हम सरकारी सिस्टम से जोड़ेंगे और सरकारी स्कूल में उनकी पढ़ाई कराएंगे। आप मेरी बात को लिख लो, नोट कर लो, मैं आपको गारंटी दे कहता हूं। ये 2000 में 2000 रुपए दे दिए, 500 रुपए का राशन दे दिया, कुछ नहीं होगा आपका। राशन तो आप खुद भी कमा के खा लोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जब आपके बच्चों को पढ़ लिखने के बाद 50,000 रुपए का रोजगार मिलेगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि क्या बदला है समाज में। और ये मैं किसी ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये एजुकेशन सबके लिए होगी, क्योंकि देश में आज, मैं एक जानकारी आपको दूंगा अभी SIR पे, देश में आज जो है बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है और दुनिया में लोगों की कमी है रोजगार के लिए। अगर ना होती तो इतने बड़े पैमाने पे वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा होता। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, जो सामान हम दुनिया से खरीदते हैं, अगर हम कोशिश करके ट्रेन करा के, स्किल डेवलपमेंट करके यहीं पे बनाएं, मैं आपको लिखता हूं, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, हमारे आगे घुटने टेक देंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, इतना बड़ा बाजार बन सकते हैं। हमारी संख्या हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि हमारे देश की संख्या ज्यादा, ये कोई समस्या की बात नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारे लिए इस समय इस जिसको आप पीड़ा मान रहे, समस्या मान रहे, ये तो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है अगर हमारी सरकारें सोचें। लेकिन उनको पता है अगर गरीबों के पेट भर जाएंगे तो फिर नेताओं की राजनीति कैसे चलेगी। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक अवसर बना लें काम करने का, कि हमें काम करके दिखाना है, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं कि हम देश को और तमाम नेताओं को बता सकते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है अगर एक अवसर बन जाए। लेकिन यह अवसर तब बनेगा
जब आप और मैं, देखिए कोई भी संगठन राजनीतिक रूप से तब कामयाब हो सकता है जब बूथ पे उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा। जब बूथ पे उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा, बूथ पे उसकी आवाज उठाने वाला मजबूत होगा, तब जाकर कोई भी संगठन, कोई भी दल कामयाब हो सकता है। जब उसका बूथ पे झंडा उठाने वाला, उसकी वोट को, बूथ की वोट को तैयार करने वाला और उस वोट को पोलिंग स्टेशन तक भेजने वाला, जब एक मजबूत कार्यकर्ता जहां तैयार हो जाएगा, जिस भी पार्टी का तैयार हो जाएगा, उसी को कामयाबी मिलेगी। उसको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। बूथ पे लोग इस समस्या सुनने वाला, उनकी आवाज बनने वाला जिस पार्टी का वर्कर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप में जोश बहुत है, जुनून बहुत है, आप भागदौड़ कर सकते हैं। मौका आपके पास है, दल आपके पास है, सिंबल आपके पास है, नेता आपके पास है, झंडा आपके पास है। लग जाओ और इस अमीरों की दुनिया को बता दो कि गरीब कमजोर नहीं है। और इस बार एक एक वोट पंचायत चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम होनी चाहिए, मान्यवर काशीराम साहब के नाम होनी चाहिए, ज्योतिबा फूले जी के नाम होनी चाहिए, साहू जी महाराज जी के नाम होनी चाहिए, महामना रामसुख वर्मा जी के नाम होनी चाहिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी के नाम होनी चाहिए, जननायक कपूरी ठाकुर जी के नाम होने चाहिए, ब्रह्मानंद लोधी जी के नाम होने चाहिए, संतराम बी प्रजापति जी के नाम होनी चाहिए, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी जी के नाम होना चाहिए, मां अहिल्याबाई होलकर जी के नाम होना चाहिए। और एक एक वोट और एक अवसर आपको बताएगा कि आजाद समाज पार्टी कितना बड़ा बदलाव कर। जब हम लोग हेल्थ पॉलिसी जो हमने कहा बनाएंगे कि सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, आप देखना कैसे बदल जाएगा पूरा सिस्टम, जो आपकी जेब से लाखों रुपए जाते हैं। जब हम ये महंगी बिजली पे हमला करके और इसका सरलीकरण करके पुराने बिल को, 300-400 रुपए के बिल को आपको लौटाने काम करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा जहां 3-4 हजार में आपकी जेब कट रही। पूंजीपतियों को दिया रास्ते आसान और गरीबों के लिए रास्ते कठिन करने वाली सरकारों को जवाब देने का काम आपको और मुझे करना है। जब हम बैकलॉग भरने का काम करेंगे, जो लाखों सरकारी नौकरी आए उसको SC ST OBC में बांट के संख्या के आधार पर उनको दिलाने का काम करेंगे, आपके लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। जब हम नई नौकरियों का सृजन करेंगे, जब हम ठेकेदारी को खत्म करेंगे, संविदा को खत्म करेंगे, ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे और पक्की नौकरी अपने लोगों को देने का काम करेंगे, कमजोर वर्गों के लोगों को, आप देखना कैसे बदलाव होगा। जो लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे उनको प्राइवेट सेक्टर वहां डेवलप करके उद्योग धंधे लगा के उस क्षेत्र को रोजगार देने का काम करेंगे। वहां के पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में पैसा देने का काम करेंगे। जब वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उनकी जेब में पैसा आएगा, तब वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, बेटी को, उनके सपने पूरे करने का काम करेंगे। जब 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 देखना आप किस तरह से बदलेगी चीजें। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं पहला आदमी हूं ऐसा, या आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी है, सब कर सकते थे जिनको मौका मिला, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों आपका दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मुझे तो होता है, मैं तो आपके बीच का हूं, मुझे आपका दर्द भी महसूस होता है और मैं ये भी समझता हूं कि आपके दर्द को कम करने का समय भी आ गया है। प्यारे साथियों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, रजिस्टर उठाइए, गली गांव में जाइए, एक एक घर बैठिए, अपनी बात को समझाइए, बूथ कमेटी बनाइए और अपनी ताकत बना लीजिए और लोगों के सपने पूरे करने का समय हम लोग, गरीब लोग मिलकर करके दिखाएंगे। अब SIR पे मैं आपको बता रहा था 2.89 करोड़ वोट कटे हैं और ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा देश है और कई बार वर्ल्ड कप जो जीत चुका है, आपको जानकर अचरज होगा जितने वोट SIR में उत्तर प्रदेश में कटे हैं उससे कम उनकी इस देश की आबादी है। उनकी आबादी 2.70 करोड़, आई थिंक 2 करोड़ 70 लाख करीब है ऑस्ट्रेलिया की आबादी, और हमारे यहाँ SIR में 2.89 करोड़ वोट काटते हैं। आपके सामने तो और चैलेंज है। आपके वोट को इसलिए काट दिया गया है कि आपके वोट जो सरकार को नहीं मिलते, उन वोटों को काटकर नुकसान किया, इसलिए आपके सामने तो और बड़ा चैलेंज है। जब तक अगर आप जुड़ोगे नहीं, तब तक तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों में भाईचारा नहीं बनेगा, कमजोर वर्गों में भाईचारा नहीं बनेगा, SC ST OBC में, तो कामयाब ही नहीं हो सकते। इसलिए मैंने, और एक बात और इम्पोर्टेंट, जब ये बात आई और हर बार आती है, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत सोची समझी बात है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या होगी, बिल्कुल गलत हुआ है। दीपू दास के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूं
और फांसी भी इस तरह से दी जाए कि उनको पूरे बाकी सब लोगों को भी वो लगे। लेकिन सवाल यही ये, इस पे चुप्पी, मुझे इस पे हमसे जवाब पूछने या देश के नागरिकों जवाब पूछने के बजाय आप लोग प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं जवाब मांगते? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए जब वो शेख हसीना जी को यहां जो है शरण देते हैं और वहां जो है दलितों को मारा जा रहा है या हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या है उनकी फॉरेन पॉलिसी? जिससे जवाब मांगना चाहिए उनके नाम पे चुप हो जाते हो। सरकार से जवाब मांगो, केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार जो है दूसरे देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की, जैसे यहाँ सिख अल्पसंख्यक है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई अल्पसंख्यक है, तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, दलित अल्पसंख्यक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या पॉलिसी है आपके पास? कैसे संबंध है आपके पड़ोसी देशों से? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेल है क्या? लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, ये बड़े चालाक लोग हैं। देश में, भारत में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, ये जो जिनके साथ हिंसा होती है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके लिए आपका कलेजा क्यों नहीं छलनी होता? क्योंकि आप जानते हैं ये सारी 99% घटनाएं SC ST OBC और माइनॉरिटी के परिवारों के साथ होती है। इस पे आपका कलेजा कभी छलनी क्यों नहीं होता? इस पे आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं पूछना चाहता हूं, इंद्र मेघवाल की हत्या पे कितने लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे? एक बच्चे को जहां मटकी छूने पे मार दिया गया था, क्यों किसी के आंसू नहीं निकले? क्यों किसी का सीना छलनी नहीं हुआ? क्यों भीम आर्मी अकेला संगठन खड़ा था वहां लड़ने के लिए? क्यों वो दलित नहीं था? वो इस देश का बेटा नहीं था? वो किसी की मां की कोख से उसने जन्म नहीं लिया था? लेकिन यहां तुम्हारी चुप्पी क्यों हो जाती है? जब इंद्र मेघवाल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया मूछे रखने पे, जिस घर गया था मैं उन बच्चों की शादी में, तब कोई दूसरा संगठन, हिंदू संगठन क्यों नहीं खड़ा था इस देश में उनकी आवाज बनने के लिए? जब वहां कुशवाहा जी को, पिछड़े समाज के मेरे भाई को थूक चटवाया गया था, जब चोटी काट दी गई थी इटावा में व्यास पीठ पे बैठ के कथा, तब आपका खून क्यों नहीं खोला? जो लोग आज चिंगाड़ मार रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक एजेंडा फिट नहीं बैठता है। तब आप चुप हो गए थे, तब आपकी जीभ को लकवा मार गया था, तब आप आंदोलन करते। जब कौशाम्बी में पाल समाज की बच्ची का रेप करके उसको जो है, उसके साथ उसके परिवार को जो है अपमान का सामना करना, तब आपका खून क्यों नहीं खोला? तब इस देश में मोमबत्तियां क्यों नहीं जली? जब एक नाबालिग के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था और उसकी कोर्ट का फैसला था, तब तुम्हारी जो है कलमें क्यों सूख गई थी? आज भी उसका परिवार डर के साए में रहता है। मुख्यमंत्री जो वादा किया था नौकरी देंगे, घर देंगे, क्यों नहीं दिया? तब आपकी कलम क्यों सूख जाती है? तब आपके चैनल क्यों मौन हो जाते हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। असल में जो आपकी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, असल में जो आपके हमदर्द बन रहे हैं, ये राजनीतिक हमदर्द हैं आपके। इनका प्रेम राजनीतिक प्रेम है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का प्रेम मां की तरह है, जिस तरह मां का प्रेम अपने बच्चों की तरह होता है। जब 76 गुर्जर समाज के लोगों को राजस्थान में भून दिया जाता गोलियों से, तब क्यों नहीं जो है वो आपको भाई नहीं दिखते हैं क्या? जब सैकड़ों लोगों पे मुकदमे लगा के ग्वालियर में जेल भेज दिया जाता है, तब आपका खून क्यों नहीं खोलता? तब आपको भाईचारा क्यों नहीं दिखता? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम तो कोशिश करते हैं कि हम तो हिंसा के खिलाफ लोग हैं, संविधान के रास्ते से काम करने वाले होते हैं, कानूनी कार्रवाई पे भरोसा रखते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा। आप जब भी आप अपने हक की बात करने के लिए संघर्ष करने जाओगे, तो आपकी आंखों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के तमाम षड्यंत्र किए जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, लड़ाई बड़ी गंभीर है और जिन लोगों से संघर्ष जारी है वो इतनी आसानी से राजकाज नहीं छोड़ने वाले। आप ही के यहां जिन महापुरुषों को, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, उनको माथा टेकने का काम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करते हैं,
उन्हीं बाबा साहब का पुतला जो है जलाने का काम किया था, और जब पकड़े जाते हैं तो कहने लगते हैं हम चंद्रशेखर का पुतला जला रहे थे। जला दो चंद्रशेखर का पुतला, कौन मना कर रहा है? आप राजनीतिक विरोध में जला दो, लेकिन अगर आप महापुरुषों का अपमान करोगे तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि सिर्फ माता मूर्ति पे माला लगाने वाले, उनके विरोधों, उनके विचारों को के ताला लगाने वाले लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। इस देश में कौन था जो इस देश में कौन है जो रोज आरक्षण के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहा है? इस देश में कौन है वो भाईचारे की बात करने वाले वो लोग? इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए जो SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए रोज मांग करते हैं। कौन है वो लोग जो मांग करते हैं कि ये जो है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? आप समझिए कि रोज आपके अधिकारों के खिलाफ भारत में आंदोलन करने, अब तो इस पे भी पैरे लग रहे हैं, बार बार रिकनेक्टिंग कुछ भी करिए, बोलेंगे तो है ही, गूंगे थोड़ा ही जो नहीं बोलेंगे अपने लोगों के अधिकारों के लिए बोलेंगे, उनको जागरूक करेंगे। मैं आपसे अपील करूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना, क्योंकि संविधान इसकी बात करता है। लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद के हम लोग विरोध में, अंधविश्वास पाखंडवाद को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। आप भारत में धार्मिक आजादी, आर्टिकल 25-26 आपको धार्मिक आजादी देता है। आप किसी धर्म को मानिए, आप हिंदू धर्म को मानिए, आप सिख धर्म को मानिए, आप जैन धर्म को मानिए, आप बौद्ध धर्म को मानिए, आप क्रिश्चियन धर्म, ये आपका अपना अधिकार है। आप इस्लाम को मानिए, इसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है। मैं सभी से कहूंगा कि हमें सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि संविधान ने के जो संविधान हम बाबा साहब ने बनाया, उसी में आर्टिकल 25-26 में बाबा साहब ने इस बात को घोषित किया है कि धार्मिक आजादी व्यक्तिगत विषय है, इस पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग हमारे अधिकारों के प्रति इस तरह के कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, और जो लोग हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, जल्द हम लोग हैं भीम आर्मी संगठन के माध्यम से गांव गांव ये बात अपील करके चलाएंगे कि जो भी संगठन जिस जाति के लोग जुड़े होंगे और वो हमारे महापुरुषों का अगर अपमान करने का काम करेंगे, तो उस पूरे समाज का राजनीतिक बहिष्कार हमारे लोगों को करना चाहिए। इसके लिए भी हम मुहिम चलाने का काम करेंगे कि हमारी वोटों से नेता बन के लोग और हमारे ही जिनको हम जो हैं भगवान की तरह ही मानते हैं महापुरुषों को, उनका अपमान करने का काम करेंगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ भी जल्द भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग बुला के और हम लोग मीटिंग करके जो है गांव गांव तक अपने संगठन की शक्ति को, आप समझते हैं कि भीम आर्मी गांव गांव में, ये हम लोग घर घर तक बात पहुंचाएंगे कि जो भी संगठन महापुरुषों के अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो जिस जाति समुदाय जुड़े लोग हैं, वो चाहे वो सामान्य जाति को या किसी और धर्म, किसी और जाति के, उनके खिलाफ जो है स्पेशली उन्हीं को और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ टारगेट करके हम लोग जो है आंदोलन चलाएंगे कि उनको जो है उनको राजनीतिक रूप से किसी कीमत पे कामयाब ना होने दिया। उनको एहसास होना चाहिए कि कमजोर वर्गों के महापुरुषों का अपमान करके आप राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो सकते। इस बात का भी हम लोग आंदोलन अब चलाएंगे, इस बात का भी मैं घोषणा आज कर रहा हूं। तो प्यारे साथियों, मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, और उत्तर प्रदेश में जहां जहां कार्यक्रम में मैं आपसे सब साथियों से कहूंगा कि तन मन धन से जुट के उन कार्यक्रम को सफल बनाएं और मेहनत करें, क्योंकि जिस तरह की मेहनत हुई है गांव गांव जाके वहां हरदोई में, उसी तरह की मेहनत अगर आप लोग अपने यहाँ करेंगे तो आपके यहाँ भी कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और उस कार्यक्रम की धन्यवाद के लिए मैं इस तरह से लाइव आके आपको धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे सुना, बड़ी संख्या में आप जुड़े और प्रचार का काम भी किया कीजिए। जो सोशल जो अकाउंट्स है हमारे, जैसे मैं इस पे लाइव आता हूँ, चंद्रशेखर आईडी जो है, इस पे जो इस तरह के जो पार्टी कार्यक्रम पोस्ट वगैरह डलते हैं, उनको प्रचार करने का काम जो है आप लोग जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप ही हमारा मीडिया है, पुनः आप ही हमारी शक्ति है। आप हम पे ओवरऑल तो मीडिया तो नहीं है पैसे वाला। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं
और कल के कार्यक्रम के लिए बधाई। साथ साथ भविष्य कार्यक्रम की तैयारी मजबूत कीजिए। और बहुजन मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाइयों का, वो हमेशा मेरी मदद कर रहे हैं। मैं उनके सहयोग को भूलने वाला नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और वचन भी देता हूँ कि आपके सहयोग को हमेशा याद रखूँ। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय संविधान। संविधान जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, देश की महान जनता जिंदाबाद, देश का गरीब किसान मजदूर जिंदाबाद, देश का जवान जिंदाबाद। धन्यवाद। संविधान के रखवाले हिंदी फीचर फिल्म पूरा देखने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। बहुजन सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म, बहुजन समाज का नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुजन सिनेमा।